आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7 प्रेरीज द ग्रासलैंड्स। लेसन हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसकी बुक एक्सरसाइज भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने कवर की थी और अब इसमें जो हमारा एक काम रह गया है दैट इज़ एक्सरसाइज ई, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो एक्सरसाइज ई जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो हमारे डिस्कस होने बाकी हैं, तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ हमारा ये लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा जो अक्टूबर के कोर्स का पार्ट था। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज ई आपकी बुक में पेज नंबर 48 पर दी हुई है। आंसर दीज क्वेश्चन। तो बारी बारी हम इन 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आंसर्स जानेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज ई का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर प्रेरीज, वेयर आर दे लोकेटेड। प्रेरीज क्या है और वो कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था प्रेरीज क्या हैं, ये ग्रासलैंड्स हैं, घास के बड़े बड़े मैदान, ग्रासलैंड। वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंट्रीज में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो प्रेरीज कौन से ग्रासलैंड है, ये नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स हैं। तो व्हाट आर प्रेरीज, इसका आंसर क्या होगा, द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज। बहुत सिंपल सा आंसर है, द ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड हैं, जो घास के मैदान हैं, उन्हें हम प्रेरीज बोलते हैं, वो प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं। अब रही बात इनकी लोकेशन की, ये कहाँ पर है, तो ये प्रेरीज लोकेटेड किस जगह पे है, टेम्परेट जोन में आ जाती हैं। दीज प्रेरीज आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में इनकी लोकेशन आती है, ये सिचुएटेड हैं। तो ये था हमारा आंसर नंबर 1। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है वाई आर प्रेरीज कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड। ये जो प्रेरीज हैं यानी नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड, इन्हें वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो क्यों इन्हें वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर लेसन के बीच में ही दिया हुआ है। प्रेरीज आर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड as farmers produce enough for the country and also for export। क्योंकि यहाँ पे जो वीट प्रोडक्शन है, यहाँ गेहूँ का जो प्रोडक्शन होता है वो ना सिर्फ कंट्री के लिए अनफ है, कंट्री में तो कंज्यूम करने के लिए पूरा होता ही है, साथ ही साथ और भी जो सरप्लस बचता है वो एक्सपोर्ट भी होता है। तो यहाँ पे वीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है जो कंट्री के लिए भी अनफ है, साथ ही साथ हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसे वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो फिर से एक बार इसका आंसर मैं बोल देती हूँ, प्रेरीज आर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड एज फार्मर्स प्रोड्यूस एनफ फॉर कंट्री एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट। क्योंकि जो फार्मर्स वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं कंट्री के लिए भी एनफ है और एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी होता है। तो ये आंसर नंबर 2 था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है डिस्क्राइब अ रेंच। रेंच क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो स्टूडेंट हमने लेसन के बीच में पढ़ा था रेंच जो प्रेरीज का वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर बड़े बड़े ग्रासलैंड्स में एनिमल्स को पाला जाता है, एनिमल्स रेयरिंग वहाँ पे किया जाता है और इन्हीं ग्रासलैंड जहाँ पे एनिमल रेयरिंग की जाती है इन्हें हम रेंचेस कहते हैं। तो अब रेंच क्या है, इसे हम कैसे बताएंगे, तो हमारा आंसर इस तरीके से होगा, अ रेंच इज़ अ लार्ज ओपन ग्रासलैंड, बहुत बड़ा खुला सा ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स आर रियर्ड फॉर देयर मीट एंड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर एक्सेट्रा। जहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता है, किस लिए, उनके मीट और जो उनसे दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे मिल्क है, बटर है, उन चीज़ों के लिए इन्हें यहाँ पे रखा जाता है, पाला जाता है। इस बड़े ग्रासलैंड्स को जो एनिमल रेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम रेंच कहते हैं। तो फिर से एक बार मैं इसका आंसर बोल देती हूँ, अ रेंच इज़ अ लार्ज ओपन ग्रासलैंड वेयर
एनिमल्स आर रियर्ड फॉर देयर मीट एंड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर एट्सेट्रा। तो ये था रेंज। अब ये आंसर नंबर 3 था। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है नेम द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन प्रेरीज। ये जो नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड है जिन्हें हम प्रेरीज कहते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स, फसलें ग्रो होती हैं। तो वो कौन सी क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे होती हैं? वो है वीट, मेज, राई, ओट एंड बार्ले। सबसे इम्पॉर्टेंट वीट, हम इनको वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा भी कई और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे मेज़ है, राई है, ओट्स है, बार्ले है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा, एक बार मैं क्लियर आंसर पढ़ देती हूँ। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन प्रेरीज आर वीट, मेज, राई, ओट्स एंड बार्ले। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई इज कैटल रियरिंग इम्पॉर्टेंट इन हिली वेस्ट। जो वेस्ट हिली पार्ट है वहाँ पर कैटल रियरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर क्या होगा? वहाँ हमने पढ़ा था वेस्ट पार्ट में हिली एरिया है, रॉकी एरिया है, तो वहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। बट वहाँ पर एनिमल रियरिंग की जाती है और इसीलिए वो कैटल रियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो पाती, वो एग्रीकल्चर के सूटेबल नहीं है, बट दैट इज़ सूटेबल फॉर एनिमल रियरिंग। तो हमारा आंसर हम किस तरह से देंगे? कैटल रियरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन द हिली वेस्ट बिकॉज the western part of prairie is hilly and the soil is not so fertile। क्योंकि वो पूरा पार्ट हिली है और सॉइल वहाँ की फर्टाइल नहीं है, तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पर कैटल रियरिंग ही इम्पॉर्टेंट है। सो द वेस्टर्न पार्ट इज सूटेबल फॉर एनिमल रियरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग के लिए, एनिमल रियरिंग के लिए ये पार्ट सूटेबल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Why were the bisons slaughtered on a large scale by European settler? जो यूरोपियन सेटल हो गए थे यहाँ आकर के, उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर बिसॉन्स, जो एनिमल्स यहाँ पहले पाए जाते थे बुफेलो टाइप के, उन्हें स्लॉटर, उन्हें हंटिंग की गई, उनकी हंटिंग, उन्हें मारा गया। क्यों किया ऐसा, किस लिए उनकी हंटिंग की जाती थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है The bisons were slaughtered on a large scale by European settler for their skins, tongues and bones। उनकी स्किन के लिए, उनकी स्किन बेचते थे, उनकी टंग्स काम में ली जाती थी, देन उनकी बोन्स, उनकी हड्डियों को भी बेचा जाता था, उनको यूज़ किया जाता था। तो बिसॉन्स की स्किन, उनकी टंग, उनकी बोन्स, उसके लिए उन्हें उनकी हंटिंग की जाती थी, उन्हें मारा जाता था। तो हमारा छोटा सा आंसर रहेगा, क्या आंसर होगा हमारा? बिसॉन्स वर स्लॉटर्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय यूरोपियन सेटलर फॉर देयर स्किन्स, टंग्स एंड बोन्स। तो ये आंसर नंबर 6 था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ प्रेरी। प्रेरीज का क्लाइमेट कैसा है, यानी नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड है वहाँ का मौसम, क्लाइमेट किस तरह का है? वहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट है? वहाँ पर जो विंटर्स हैं, विंटर सीजन है, वो ठंडे रहते हैं, समर्स हॉट रहते हैं, रेनफॉल मॉडरेट रहती है और कभी कभी स्नोफॉल विंटर में हो जाती है। तो इस चीज़ को हम कैसे देंगे, हमारा आंसर किस तरह से रहेगा? द विंटर्स आर कोल्ड एंड समर्स आर हॉट इन प्रेरीज। मॉडरेट रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर। ज़्यादातर रेनफॉल समर में ही होती है। There is an occasional rainfall and snowfall in winter। विंटर में कभी कभी हल्की सी रेनफॉल या फिर स्नोफॉल हो जाती है। तो ये वहाँ के क्लाइमेट के बारे में था। विंटर्स कोल्ड, समर्स हॉट रहते हैं, रेनफॉल मॉडरेट रहती है और जो कि समर सीजन में होती है। विंटर सीजन में ओकेजनली रेनफॉल या स्नोफॉल हो जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे पूछा गया है मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड। नेम द मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड।
जो टेम्परेट जोन में डिफरेंट ग्रासलैंड्स आते हैं उनका नाम, उनके नेम्स बताने हैं। तो ये हमने लेसन के स्टार्टिंग वाले पेज पर हमने पढ़े थे, और ये थे प्रेरीज, मम्पा, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्स। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज कहलाते हैं, साउथ अमेरिका के पम्पाज हैं, रशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और साउथ अफ्रीका में वेल्स। लेकिन हम इसे आंसर में कैसे देंगे, हमें जस्ट नेम बताने हैं, तो हम सिंपल सा आंसर देंगे, द मेजर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड आर प्रेरीज, पम्पास, स्टेपेज, डाउन्स एंड वेल्स। हम सिर्फ नेम बताएंगे। तो ये हमारा था लास्ट आंसर नंबर 8। तो इसके साथ ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं और लेसन 7 कंप्लीट होता है।